दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री का भाषण और आज वित्त मंत्री का भाषण, इन दो भाषणों के बीच में रेंगते हुए चंद शब्द और कुछ आंकड़े और कुछ अतीत का उत्साह, कुछ मौजूदा वक्त की उम्मीद, यही तो पूरा का पूरा भाषण है। और इन भाषणों को सुनने के बाद हो सकता है आपके भीतर उस सच को जानने की इच्छा हो, क्या वाकई जो कहा जा रहा है उससे देश संभल जाएगा, या फिर अब देश संभाल पाने की स्थिति में यह सत्ताधारी नहीं है, इसीलिए यह सिर्फ अपने तरीके से सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े आंकड़ों को हम लोग के सामने परोस देते हैं और एक आम शख्स इस उम्मीद में जीते चले जाता है कि आज नहीं तो कल उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। 21वीं सदी का भारत, बात यहीं से शुरू की जाए, या फिर अतीत में भारत तो सोने की चिड़िया थी और मौजूदा वक्त में भारत अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाएगा तो फिर भविष्य भी बेहद सुंदर होगा, बात इससे शुरू की जाए। क्योंकि जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत की जनसंख्या थी तकरीबन 31 करोड़ लोग, और मौजूदा वक्त का सच यह है कि इस देश के भीतर में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग ही हैं जो कि सही मायने में तमाम सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ जी रहे हैं। बाकी के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, और इसकी एक अलग अलग सर्वे रिपोर्ट भी इस दौर में आई है जो हम सब कुछ आपके सामने आज रखना चाहते हैं। 2-3 हिस्सों में चीजों को शुरुआत में समझ लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी तादाद में लोग अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं हैं तो वो है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और उसी में सबसे बड़ी तादाद में लोगों को राहत पहुंचाने की बात जब सरकार कहती है, और उसका जब आज ऐलान वित्त मंत्री ने किया तो लगा ऐसे कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप उन्हीं आंकड़ों के भीतर घुसिएगा और सोचना शुरू कीजिएगा ये कौन सा मजाक है। जैसे शुरुआत में आपको एक हिंट दे देते हैं, सरकार ने कहा कि एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, और 3 लाख करोड़ के लोन पाने वालों की तादाद लगभग 4.5 लाख यूनिट्स है। 4.5 लाख यूनिट में अगर 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा जो कि अक्टूबर से दिया जाएगा, और उसको अगर प्रति यूनिट जोड़िएगा तो प्रति यूनिट हर के हिस्से में आता है 6,66,000। अब 6,66,000 रुपए में हर यूनिट कैसे जागृत हो जाएगी, वह भी तब जब सरकार ने माइक्रो स्मॉल मीडियम सबके डायमेंशंस को बड़ा कर दिया, उसकी परिभाषा बदल दी। कल तक जो कुछ लाख थे आज उसको करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। वो पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा? तो आइए जरा इस पोटली को खोलते हैं और इस पोटली में 21वीं सदी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि 21वीं सदी का सबसे अनूठा सच तो यही है। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत में जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हुआ करते थे, उनके लिए जो ग्रामीण अंचल में थे और जो शहरी अंचल में थे, उनके लिए महीने की कमाई थी रूरल इलाके में 328 रुपए, अर्बन में जो रहते थे 454 रुपए, यानी प्रतिदिन 12 और 15 रुपए को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था। 2001 का जिक्र हम कर रहे हैं। आज जब 2020 में हम आपसे बात कर रहे हैं तो इन 20 बरस में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी आय में बढ़ोतरी जो हुई है वो 12 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 28 रुपए प्रतिदिन गांव में चली गई, और शहर में 15 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 33 रुपए पर आ गई है। यानी एक महीने में 840 रुपए अगर गांव में लोग कमाते हैं तो वह बीपीएल परिवार के मातहत आएंगे, वो हाईएस्ट पॉइंट है। और 990 रुपए अगर शहर में कमाते हैं तो भी आप बीपीएल परिवार में आएंगे। ये एक स्थिति है। अब आप सोचिए कि अगर इसको महीने और साल के हिसाब से जोड़िएगा तो चंद पैसे का ही इजाफा हुआ। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे उनकी स्थिति तो और त्रासदीदायक हो गई, और ये 20 साल के बाद 21वीं सदी का सच है। और इसके बीच में जब आप जाइएगा तो आपके जहन में कुछ सवाल आज आने चाहिए। क्या दरअसल भारत का विकास नहीं हुआ क्या? क्योंकि भारत में गरीबों की तादाद, गरीबी रेखा से नीचे की तादाद, यह लगभग 80 से 100 करोड़ लोग इसके दायरे में आ जाते हैं जो गरीब हैं। और बीपीएल परिवारों का सच यह है, हमको लगता है कि भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि हर चौथा या पांचवा व्यक्ति गरीब है। 21.92% यानी
हर पांचवा व्यक्ति एक लिहाज से भारत में गरीबी रेखा से नीचे आता है। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति भी गरीब है, कोई तीसरा व्यक्ति भी गरीब है, और ऐसे प्रांतों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो इनकी जनसंख्या मौजूदा वक्त में 2020 में इनकी जनसंख्या लगभग 57 करोड़ है। 57 करोड़ के दायरे में बिहार आता है, यूपी आता है, उड़ीसा आता है, एमपी आता है, मध्य प्रदेश, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और असम आता है। इन जगहों का जो हमने नाम लिया, इन राज्यों में 30% से लेकर 50 और 55% तक बीपीएल के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। उनके लिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। पहले आप फैक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2011 में 10 साल पहले लगभग ये जनसंख्या जो थी ये 50 करोड़ थी, और अब 2018 तक जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 57 करोड़ है। उस 50 करोड़ में जो बीपीएल हुआ करते थे उनकी तादाद 2011 में लगभग 17 करोड़ थी, और 2018 में उनकी तादाद लगभग 23 करोड़ हो गई है। जो बीपीएल परिवार, बीपीएल लोग वहां पर हैं, गरीबी की रेखा से नीचे। इसमें खास तौर से अगर बिहार और यूपी का देखिएगा तो बिहार और यूपी की कुल जनसंख्या तकरीबन 34 करोड़ है। 34 करोड़ में से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 13, 13.5, 14 करोड़ तक लगभग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हमारा सवाल बिल्कुल अलग है। इन दो राज्यों के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उनकी हैसियत क्या है? और इस देश के भीतर में जब हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है तो पार्लियामेंट के भीतर की क्या स्थिति है और इस देश के विधानसभा के भीतर की क्या स्थिति है, हम इसी को जान लें। या फिर 21वीं सदी में 2001 से लेकर 2020 तक इस देश के गरीब का पैसा कितना बढ़ा, इस देश के गरीबी रेखा से नीचे का कितना पैसा बढ़ा, इंडस्ट्रियलिस्टों का पैसा कितना बढ़ा, कॉरपोरेट का पैसा कितना बढ़ा, ब्यूरोक्रेट का पैसा कितना बढ़ा, पॉलिटिशियंस का पैसा कितना बढ़ा, यह भी समझना चाहिए। तब हम समझ पाएंगे कि दरअसल ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो सिर्फ आंकड़ों में क्यों है, उसके पीछे का सच क्या है। दरअसल इन जिन राज्यों का हमने नाम लिया आपके सामने, बिहार, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम, यहां से तकरीबन जो जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उनकी तादाद 209 है, सांसदों की तादाद। यहां से जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं उनकी तादाद 86 है, और यहां से जो विधायक चुने जाते हैं उनकी तादाद 1320 है। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर हर तीसरा व्यक्ति गरीब है और कई जगहों पर दूसरा व्यक्ति गरीब है। बिहार में हर दूसरा व्यक्ति बीपीएल के नीचे आता है, उत्तर प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति बीपीएल में आता है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थिति है, इसी तरीके से असम की स्थिति है, झारखंड, मध्य प्रदेश की स्थिति है। ये सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। ये लगभग हर तीसरे व्यक्ति के साथ गरीब व्यक्ति जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इन 7 राज्यों का हम जिक्र करते हैं जहां की जनसंख्या ही लगभग 57 करोड़ है, वहां से आने वाले 1320 विधायकों में से 1242 विधायक करोड़पति हैं। लोकसभा में चुने जाने वाले इन्हीं 7 राज्यों के 209 सांसद जो लोकसभा में चुने गए, उसमें 197 सांसद करोड़पति हैं। जो राज्यसभा में यहां से 86 सांसद चुने, जो राज्यसभा के सदस्य बने, उसमें से 82 सांसद करोड़पति हैं। यानी एक तरफ इस देश को चलाने वाला तबके में 92% सांसद, विधायक करोड़पति होते हैं, और दूसरी तरफ की स्थिति यह है कि वहां पर 90% लोग गरीब होते हैं। यह पहले एक मानसिकता में आपके जहन में यह बात आ जानी चाहिए। दूसरी स्थिति इसकी इतनी खतरनाक है, अगर आप मौजूदा वक्त के सांसदों को देख लें तो बीजेपी के 301 सांसद हैं। 301 सांसदों में 265 सांसद करोड़पति हैं। कांग्रेस के 51 सांसद हैं, उसमें 43 सांसद करोड़पति हैं। जब आप रीजनल क्षेत्र में जाएंगे, खासतौर से बिहार, यूपी, उड़ीसा को देखेंगे, वहां की भी स्थिति देखिए। जनता दल यूनाइटेड 16 सांसद में से 15 करोड़पति हैं। लोक जनशक्ति पार्टी 6 सांसद, 6 के 6 करोड़पति। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 5 सांसद, 5 करोड़पति। बीएसपी के 10 सांसद, बहुजन समाज पार्टी 10 सांसद करोड़पति। बीजू जनता दल चले जाइएगा अगर आप उड़ीसा में, वहां के 12 सांसद, 12 में से 8 करोड़पति। उनकी स्थिति कुछ आपको यहां पर लगेगा अच्छा कुछ ठीक है, बड़ा गरीब प्रदेश है उड़ीसा भी।
लेकिन जब ये नजरिया हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद अब बताना आपको शुरू करेंगे कि इस देश में किसके लिए क्या हो रहा है, तब आप इसके उस फैक्ट्स पे आ जाइए जहां पर सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि हम 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दे रहे हैं। दुनिया भर में शोर मचा, तमाम न्यूज चैनल दिखाने लगे कि भारत ने 10% अपना जीडीपी का दे दिया है, लेकिन इसके भीतर का सच क्या है और जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो वहां पैकेज दिए गए का मतलब क्या होता है। जैसे एक छोटी सी स्थिति जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, भारत तो अब अमेरिका से भी खुद की तुलना करने लगता है पैकेज देने के मामले में। अमेरिका के भीतर का सच यह है कि जो वहां पर बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं, उन बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता जो दिया जा रहा है वह 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अगर यह स्थिति अमेरिका जैसी जगह में है तो यह भारत में तो हो नहीं सकती है। यहां पर जो बेरोजगारों की स्थिति है, हम बेरोजगारों की स्थिति आपको बताना शुरू करें, कई रिपोर्ट्स भी आई है इन सबके बीच में। लेकिन सबसे पहले जो 20 लाख करोड़ है उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, पुराना जो मदद किया गया उसको भी जोड़ लीजिएगा। तो पुराना मदद क्या किया गया है, वो आरबीआई ने 8 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डाल दिए हैं। 8,40,000 करोड़ रुपए उन्होंने सिस्टम में डाल दी है। इसके अलावे 1,70,000 करोड़ एक गरीब पैकेज इससे पहले दिया जा चुका है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 9,74,000 करोड़ रुपए सिस्टम में आ चुके हैं। बचे 10,26,000 करोड़। ये 10,26,000 करोड़ का पैकेज जो है ये 20 लाख का नहीं है, ये 10,26,000 करोड़ का है। क्योंकि इसके भीतर जब आप जाना शुरू कीजिएगा, आप सोचिएगा, आप कहेंगे जनाब ये आप कैसे कह रहे हैं, तो आइए जरा समझने की शुरू कीजिए। 6 फरवरी को आरबीआई ने लिक्विडिटी जो इंजेक्ट किया सिस्टम में वो 2,80,000 करोड़ का था। 27 मार्च को फिर लिक्विडिटी जो डाली सिस्टम में वो 3,74,000 करोड़ की थी। इसके बाद जो रेपो ऑपरेशन था जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म का था, उसके जरिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया फिर आरबीआई का गया। उसके बाद जो सीआरआर कट जो होती है, जो 100 बीपी में 3% नेट डिमांड जो थी, उसके जरिए 1,37,000 करोड़ रुपए उसमें भी किए गए। इसके बाद जो 1,37,000 करोड़ रुपए और किए गए, ये दरअसल एक होता है, ये अकोमोडेशन किया जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी लॉक, जो 2% से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है 3% तक करने में 1,37,000 का और स्थिति आरबीआई के साथ जुड़ गई। इसके बाद फिर 17 अप्रैल को याद कीजिए, जो टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन था उसमें लगभग 50,000 करोड़ डाले गए। जो रीफाइनेंसिंग थी सीडीबी और नाबार्ड को दिया गया, उसमें भी 50,000 करोड़ रुपए डाले गए। उसके बाद 27 अप्रैल को जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, अगर म्यूचुअल फंड जो डूब रहा था फ्रैंकलिन के बाहर होने के बाद से, उसमें 50,000 करोड़ डाले गए। और 1,70,000 करोड़ तो जो गरीब पैकेज था ही था। इसीलिए इन सबको जब आप जोड़ते चले जा रहे हैं तब यह सवाल है कि 9,74,000 करोड़ आ रहा है। अब सवाल है, ये 10,26,000 करोड़ का जिक्र इसके बाद क्या वाकई सरकार के पास पैसा है या नहीं है? पैसा नहीं है सरकार के पास। जो उसकी अपने ऐलान किए हुए जो उनकी अपनी स्कीम थी, उस पे तकरीबन जो किसानों के लिए स्कीम थी, दुनिया भर की तमाम स्वच्छता को लेकर स्कीम थी, किसान जनधन योजना थी या किसान सम्मान निधि थी, अलग अलग योजनाओं के तहत तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए उसमें जो खर्च हो रहे थे उसको रीडिफाइन किया जाएगा। और जो डिफाइन एमएसएमई के लिए किया जा रहा है उसमें पहला स्थिति तो यही है कि वो अक्टूबर से लागू होगा। और अक्टूबर से लागू होने पर अगर हर के हिस्से में जो 45 लाख यूनिट्स को निर्धारित किया गया है कि इनको पैसा देंगे, उनको भी अगर हर यूनिट को सिर्फ 6,66,000 मिल रहे हैं तो वो कैसे चीजों को संभालेंगे, ये सोचने की बात है। ये इसलिए सोचने की बात है क्योंकि अभी तक माइक्रो का जो टारगेट था वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का अलग अलग होता था। मैन्युफैक्चरिंग में कम पैसा लगता था, सर्विस में ज्यादा पैसा लगता था। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया और रेंज बढ़ा दी गई। कल तक 25 लाख से 10 लाख से 25 लाख तक था, सर्विस सेक्टर में कम पैसा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लगता है। ये थोड़ा उल्टा मामला था। अब उसको 1 करोड़ तक कर दिया गया, स्मॉल को 10 करोड़ तक कर दिया गया, मीडियम को 20 करोड़ तक कर दिया गया, और जो वहां पर टर्नओवर होगा वह भी माइक्रो में 5 करोड़ तक ले आया गया, स्मॉल में 50 करोड़ तक ले आया गया, मीडियम में 100 करोड़ तक ले आया गया। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि सरकार को लग रहा है कि अगर हम एमएसएमई को बहुत रियायत दे देंगे तो रियायत देने के बाद वो पैसा अपने हिसाब से लगाएगी और उन पे हम टैक्स कम वसूलेंगे। उनको टैक्स माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिहाज से लेंगे, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी ज्यादा हो।
लेकिन मुसीबत क्या है? मुसीबत तो इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की है, जेब में पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, और वो मार्केट में खरीदने, मिडिल क्लास के सामने संकट है, वो मार्केट में अब खरीदने क्या जाएगा? तो एमएसएमई वाला क्या बनाने जा रहा है जिसके जरिए वो मार्केट में जब प्रोडक्ट लेकर आएगा तो वो बिक जाएगा? क्योंकि सच तो यह भी है कि एमएसएमई से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 31%, ट्रेड सेक्टर 36% और बाकी सर्विसेज 33% जो है, इसमें से मौजूदा वक्त की स्थिति, जब हम आज स्थिति आपसे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 7% एमएससी ही है जो कि सरवाइव करने की स्थिति में है। इन बातों का जिक्र हम क्यों आपसे करें? और इसमें सबसे बड़ी तादाद में जब हम आपसे जिक्र करते हैं कि एमएसएमई की तादाद तकरीबन 6 करोड़ 33 लाख है इस देश के भीतर में, तो उससे जुड़े हुए लोगों की तादाद भी लगभग, सीधे तौर पर जो नौकरी करते हैं उनकी तादाद भी 11 करोड़ से ज़्यादा है, और सबको मिला दीजिएगा तो 19-20 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात इसके भीतर का सच डरावना है। एक रिपोर्ट तो अजीम यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है उसने एक सर्वे किया है देश के अलग अलग हिस्सों में, आंध्र प्रदेश में किया, बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया। इसने जो डाटा बताया है वो और ज़्यादा स्थिति नाजुक है कि सरकार के पास कोई विज़न क्यों नहीं है, वो अभी पैकेजिंग पे क्यों जा रही है, उसके पास वो खुद जिम्मेदारी लेने की स्थिति में क्यों नहीं आती है। उसकी वजह देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन क्षेत्र में जो था वह 84% नौकरी गंवा रहा है, जो सैलरी वर्कर था, सैलरी क्लास थी, 76% गंवा रही है, जो कैजुअल वर्कर था वो 81% गंवा रहा है। गांव में स्थिति थोड़ी कम है, अच्छी स्थिति है कंपैरेटिवली, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो रूरल क्षेत्र में था वो 47% की स्थिति नाजुक हो गई है, जो सैलरी क्लास गांव में थी 62% की स्थिति नाजुक हो गई है, और जो कैजुअल वर्कर था 66%, उसकी नौकरी रूरल क्षेत्र में नाजुक हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जितने लोग भी नौकरी करते हैं, उन नौकरी करने वालों को लेकर एक सीएमआई का डाटा भी आया है, लेकिन उस डाटा, जो सीएमआई गवर्नमेंट का डाटा है, वो डाटा बताएं उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ बताया गया है कि जो वीकली अर्निंग थी, एक हफ्ते में जो कल तक कमाते थे 2240 रुपए, अब कमा रहे थे 218 रुपए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई, यानी कल तक एक दिन में 320 रुपए मिलते थे, आज 30-31 रुपए मिल रहे हैं। और जितनी बड़ी तादाद में इस देश पर असर पड़ा है उसमें 51% सैलरी वर्कर जो है उसकी या तो सैलरी कट गई है या उसको सैलरी उसके खाते में अभी तक नहीं आई है। 80% अर्बन और 70% रूरल इलाके जो हैं, रूरल इलाकों में जो लोग रहते हैं पहले से कम खाने लगे हैं, यानी घर में जो खपत होती थी उसको बचाने लगे हैं। ये स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है। और सरकार से पैकेज जो ऐलान हुआ इससे पहले, उसके बारे में उसने एनालिसिस करके बताया कि शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 36% को और ग्रामीण इलाकों में 53% को, इतने को ही पैकेज का लाभ मिल पाया है। और सरकार के पास जब हम जिक्र करते हैं पैसा नहीं है, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों को 7 अलाउंसेस मिलते थे खत्म कर दिए। सरकार यानी योगी सरकार इससे लगभग 1,500 करोड़ रुपए बचाएगी, यानी अब बचाने की परिस्थिति में है। तो ये सरकार ने जब ऐलान किया 20 लाख करोड़ रुपया हम पैकेज दे रहे हैं, तो उसके भीतर का सच जरा जानना शुरू कीजिए। पैसा है नहीं तो आप दे कहां से रहे हैं, और अगर दे नहीं पा रहे हैं तो फिर इन बातों का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीएसएनएल में लगभग 80,000 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, वीआरएस का पैसा किसी को नहीं मिल पा रहा है, वेतन ही दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी सरकारी बाबू से पूछिए तो वो सीधे तौर पर बोलता है हमारा तो 3 डीआरए चला गया। क्यों चला गया? बोला जनवरी का डीआरआई नहीं मिलेगा, जुलाई का नहीं मिलेगा डीए, और अब अगली जनवरी का भी नहीं मिलेगा। फिर पूछिए और क्या? बोले यार एक नोटिस आया था, नोटिस में लिखा हुआ था कि आप पीएम केयर में और सीएम केयर में, सीएम का भी एक केयर है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम पर जो एक फंड बनाया गया, उसमें एक दिन का वेतन आप देंगे या नहीं देंगे, यह आपके ऊपर है। यस कौन लिखेगा नो? सभी ने यस कर दिया। लेकिन अब आइए असल सच पे, जो सीएमआई का डाटा है ये बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस देश के भीतर में जो लोग काम करते हैं उसमें बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई हैं। नौकरियां कैसे गई हैं, किस रूप में गई हैं, ये सच और भयावह है। क्योंकि
44% लोग ऐसे हैं इस देश के भीतर में जिनकी उम्र 40 से कम है, वो नौकरी करते हैं, और 40 प्लस की उम्र वाले लोगों लगभग 56% है नौकरी करते हैं। लेकिन नौकरी गई किस किस उम्र की कितनी है? 20 से 24 साल तक के जो युवा नौकरी कर रहे थे, लगभग 1,30,00,000 लोगों की नौकरी गई। यह हर क्षेत्र में है। जो 25 से 29 साल तक की उम्र थी, 1,40,00,000 लोगों की नौकरी गई। सीएमआई का डाटा बता रहे हैं। और जो लोग 30 की उम्र में थे, उनके लगभग 3,30,00,000 लोगों की नौकरी गई। 30 साल का मतलब है 30 साल से लेकर 39 साल तक। और जो 40 प्लस के लोग थे, उनकी तादाद में तकरीबन, वह जो जॉब लॉस किए हैं वह तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा वह भी लॉस किए हैं। यानी कुल जब जोड़ते चले जाइएगा तो स्थिति इतनी विकट है जो सरकारी डाटा बता रहा है। क्योंकि 40 साल से भीतर में काम करने वाले 44% लोगों में से 52% की नौकरी चली गई, और 40 की उम्र पार किए हुए लोगों में जो 56% इस देश में रोजगार करते हैं, उनमें से 48% की नौकरी चली गई। ये सीएमआई का डाटा है। अब आप सोचिए कि जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग सेक्टर में सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपको जान के हैरत होगी कि जिन राज्यों को हमने चुना, जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा बीपीएल है, वही राज्य सबसे युवा है। उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है, उसके बाद बिहार का नंबर आता है सबसे युवा राज्य, फिर झारखंड का आता है, फिर मध्य प्रदेश का आता है, और उसके बाद राजस्थान का आता है। दुनिया में भारत सबसे युवा है, एवरेज एज 29 है। लेकिन जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां एवरेज एज भी जो है ये 22 और 23 साल के बीच में है। 2026 में यहां पर अलग अलग एवरेज एज जो होगी, तब ये 26 से 29 तक पहुंचेंगे। तो 22 और 23 साल के जो लेबर्स हैं, और जितनी बड़ी तादाद में किसी के पास कोई काम नहीं है, उसको क्या खपा पाने की स्थिति में है। लेकिन अगर सरकार की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, तो एक जहन आपके सवाल में आएगा कि आप बताइए क्या होना चाहिए। यकीनन सामान्य तौर पर 20 लाख करोड़ जैसे ही आप बोलते हैं तो हमारे जहन में तो सीधे सवाल आता है कि इस देश के 100 करोड़ लोगों को अगर आप 20-20 हजार रुपए का चेक दे दीजिए तो 20 लाख करोड़ हो गए। तो उन 30 करोड़ लोगों को भूल जाइए जो अपर में आते, जो अपर मिडिल क्लास और सीनियर मोस्ट क्लास है। उनको, गरीबों में 100 करोड़ लोग जो इस देश के गरीब है ना, उनको 20-20 हजार रुपए का चेक दे दीजिए, 20 लाख। अब बोलेंगे ऐसे इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी? यकीन सही बात है, इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। लेकिन वह जब उनके पास पैसा आएगा तो उसके जरिए वो अपने जिंदगी को ठीक करेंगे, क्योंकि इतना पैसा तो वो साल में भी नहीं कमा पाते हैं। और उसका जब हमने हिसाब निकाला तो इसमें 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो इतने पैसे नहीं देखे, और बाकी 50% की सालाना आय 1 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोचना शुरू कीजिए कि क्या मतलब है इसका। मतलब यह है, अगर आप इसको हिस्सों में बांटना शुरू करिएगा, इस देश के भीतर में 30 दिनों तक 300 श्रमिक ट्रेनें लगातार चलती रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो खर्चा सिर्फ 900 करोड़ का आएगा। उसमें क्यों नहीं पैसे का जिक्र हो रहा है? इस देश के भीतर में जो मुफ्त टेस्टिंग, हॉस्पिटल का विस्तार, चिकित्सीय देखभाल हो, क्वारंटाइन भेजना हो, मुफ्त उपचार, तमाम चीज कर दी जाए तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? इस देश के जो 23 करोड़ राशन कार्ड धारी हैं, 23 करोड़ के पास राशन कार्ड है, लेकिन इस देश के बाकी 20 से 22 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। उनको भी अगर राशन कार्ड बना के या नहीं बिना बनाए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने लगे अगले 6 महीने तक, तो खर्चा आपका आएगा सिर्फ 2.2 लाख करोड़। आप उनके लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? इस देश के लगभग 10 करोड़ ग्रामीण ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां सिंचाई नहीं है, तालाब नहीं है, वनोपज के साथ रहते हैं, जो चारागाह है, कृषि वानिकी है, जो वहां पर जो उनके पास भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सब है। इसके लिए भी अगर आप 75,000 करोड़ रुपए लगा दे तो 10 करोड़ रहने वाले इन ग्रामीणों की जिंदगी में सुधार हो जाएगा। और इसके पैरेलल में जो शहरी तौर पर बेरोजगार हुए हैं, जिस तरह आप गांव में मनरेगा चलाते हैं, 100 दिन का काम देते हैं, हर को 200 रुपए देते हैं, अब आपको शहरी तौर पर इस तरीके से मनरेगा लाना पड़ेगा, जहां पर हर बेरोजगार को आप 400 रुपए प्रतिदिन का दे दीजिए, 500 रुपए तक का दे दीजिए। 400 और 500 की परिस्थिति में अगर आप शहरी बेरोजगारों में यह देना शुरू करेंगे तो भी आपके ऊपर जो बोझ है वह तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं आएगा।
और इसके बाद जो प्रकृति से जुड़ी हुई स्थितियां हैं उन कामों से इनको जोड़िए। आप रोजगार पैदा कैसे करेंगे? अब आपके सामने प्रकृति है, अपनी जमीन है, अपने संसाधन है, अपना खनिज है, लेकिन आप उसके साथ लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। आप काम उल्टा कर रहे हैं। इस देश के भीतर में जो लेबर लॉ खत्म किए गए, जो लैंड रिफॉर्म की अब बात आ रही है, उसका मतलब यह है कि हम आत्मनिर्भर हो या फिर आप एफडीआई को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियां लगातार कह रही हैं कि आपके यहां लेबर लॉ बड़े कड़े हैं, तो आपने उसको स्क्रैप कर दिया और इसको लगातार फैलाया जा रहा है कि दरअसल ये लॉ जो है बड़े रुकावटी हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या वाकई आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं या इस देश को आत्मनिर्भर शब्द कहकर विदेशी पूंजीपतियों को एक स्पेस देने का रास्ता खोल रहे हैं जिससे वो किसी तरीके से आए, क्योंकि सरकार और सत्ता कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जब वो जिम्मेदारी नहीं लेगी तो फिर आपको अलग अलग हिस्सों में पैकेजेस ही आप बांट सकते हैं। एमएसएमई को इतना पैकेज दे दिया, राशन दुकान को इतना, एफजीआई गोडाउन में इतना डाल दिया, इंडस्ट्री को इतना, कॉर्पोरेट। तो इससे पहले आपने कॉर्पोरेट को पैसा दिया है, वहां जब पंप किया, उनका टैक्स कम किया, उसके क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। इससे पहले आपने बैंक रिफॉर्म के लिए पैसा दिया, क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। रियल एस्टेट को पैसा दिया, क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं दिया। नाबार्ड को पैसा दिया, क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। और एनबीएफसी को पैसा दिया आपने, सभी को दिया है पैसा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। और स्थिति यह है कि आप दरअसल उस इकोनॉमिक्स को समझते ही नहीं है जो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई इकोनॉमी अगर नहीं समझ में आएगी तो आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शब्द है। सोने की चिड़ियां सिर्फ अतीत को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करने की एक सोच है। और शायद इन डाटा के बीच में, इसीलिए हमें यह बार बार लगता है जब इन डाटास को देखते हैं, जो सरकारी डाटा हमें नज़र आता है, तो उसमें इतनी भयावह स्थिति क्यों नज़र आती है? क्योंकि सरकार खुद कहती है कि 2001 के सेंसस में सरकार ने कहा 102 करोड़ लोग इस देश में थे, लेकिन उसमें से 30% लोग पलायन कर रहे थे, नौकरी के लिए बाहर निकल रहे थे, यानी लगभग 31 करोड़ लोग बाहर जा रहे थे। 2011 में जनसंख्या हो गई 121 करोड़। तब आपने कहा कि लगभग 45 करोड़ लोग बाहर जा रहे थे और 37% लोग। और आज की स्थिति यह है कि जब 130 करोड़ हो गए हैं तो ये लगभग 48 करोड़ से ज्यादा लोगों की आवाजाही जिले से बाहर, राज्य से बाहर, देश से बाहर, यह स्थिति आ गई है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसी जगह में और बिहार जैसी जगह में, अगर इन दोनों राज्यों को ही मिला दिया जाए, सिर्फ यहां से पलायन करने वाले लोगों की तादाद 10 करोड़ के लगभग अगर है, अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हैं ये लोग। और सरकारी आंकड़ा बतलाता है कि लगभग 6 करोड़ लोगों का पलायन इन दोनों राज्यों से दूसरे राज्यों में हुआ है। तो उनको वापस लाया जाए, या वो वापस कैसे आएंगे, या वो जहां पर हैं वहां पेट भर पाएंगे, या वहां से जब वापस रिवर्स माइग्रेशन में गांव आएंगे वहां कुछ दे पाएंगे? कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर ये प्लानिंग नहीं है और अगर ये स्थिति नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग वक्त काट रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अलग अलग जगहों की रिपोर्ट बार बार ये दिखलाती है कि किस संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत कोई अलग नहीं है, लेकिन हर के पास जो प्लानिंग है उस देश ने खड़ी की है, उसमें उसने संरक्षण की स्थिति अपनाई है। भारत के भीतर का सच ये है कि जब हम आत्मनिर्भरता का जिक्र आज कर रहे हैं तो 2016 इस देश के भीतर में जब बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट बना, आप कल्पना कर रहे हैं हर साल 20,000 कंपनियां ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया क्योंकि इकोनॉमी अनुकूल नहीं थी। इस देश के कॉरपोरेट्स ने पैसा लगाना बंद कर दिया, इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों ने बाहर पैसा लगाना शुरू कर दिया। और एक लंबी फहरिस्त है जो कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्टों के बीच की भी, जो संकट में इस दौर में आई है। तो हमने नियम ऐसे राहत वाले बनाए जिसमें बैंक से लोन लिया हुआ रईस बाहर भाग जाए। बैंकों को हमने मर्ज कर दिया। बरसों बरस से एक बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों को अपने बैंक और उसकी पॉलिसी को लेकर जो सोच होती थी, मर्जर के बाद वह भी खत्म हो गई। हैब्सर्ड वे में किया गया। यूनाइटेड बैंक को हमने पीएनबी से जोड़ दिया। यूनाइटेड बैंक वाले से पूछिएगा, किसी कर्मचारी से, अब क्या बोलेगा वहां तो जनाब कोई नियम कायदे नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने एक ऐसे प्रोसेस को डेवलप इस देश के भीतर में कर दिया है जहां हर कोई संकट महसूस करे।
और उस संकट के निदान के लिए वो सरकार की तरफ देखे और सरकार अपने तौर पर चीजों का ऐलान करे, अपनी परिभाषा गढ़े और उस परिभाषा को सही बताने के लिए मीडिया पूरा लग जाए और भोंपू की तरह बताते लग जाए कि बहुत शानदार, बहुत शानदार।